Hello dear students, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम आप सबके जो त्रैमासिक एग्जाम हुआ था उसमें जो पेपर आया था उसका एनालिसिस देने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कहाँ से पूछा गया था और उसका जवाब आपको किस प्रकार से देना था। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आप सबके पास प्रश्न पत्र है उसी प्रश्न पत्र से आप सबको प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे और साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर हम लोग किस प्रकार से देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था। तो आप लोग को बगल में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पेपर आपको शो हो जाएगा, आप लोग वहां से प्रश्नों को देख लीजिएगा। जिनके पास भी क्वेश्चन पेपर खो गया है वो लोग ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है। तो आप सब लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है बताइए। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था कि इसमें जो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा दिया गया है आपको कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी दिया गया है, आप सबने अधिकांश बच्चों ने इसे नहीं टिक किया है बल्कि आपने जो टिक किया है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आप सबने गलत किया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, ये का नंबर है। ख नंबर में जो आपको दिया गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान बताइए। तो आप सब लोग हमें बताने की कृपा कीजिए कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है वो आपके तीनों ऑप्शनों में से मिल रहा है या नहीं। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है वो आपके जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं क्या उनमें से मिल रहा है कहीं पर भी। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है वो होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यही होता है ना। लेकिन आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। आपके ऑप्शन में दिया गया है 6.37 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर है इसलिए यह गलत हो जाता है। दूसरा दिया गया है 6.37 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर 6.67 है लेकिन आपके ऑप्शन में 6.37 दिया गया है, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। और तीसरा तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि मात्रक में दिया गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और 6.37 10 की घात -12। आपके पास ऑप्शन नंबर डी बचता है, जिनमें से दिया गया है इनमें से कोई नहीं, तो उसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गा नंबर आप ध्यान दीजिएगा, आप सबने यहाँ पर लगभग सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है। तीसरा दिया गया है एक खगोलीय मात्रक का मान होता है। आपके पास ऑप्शन है 9.461 गुणे 10 की घात 15 मीटर। दूसरा ऑप्शन है 3.08 गुणे 10 की घात 16 सेंटीमीटर और 1.496 गुणे 10 की घात 11 मीटर। 1.496 गुणे 10 की घात 11 मीटर। तो आपको ये प्रूव कराया गया है कि एक खगोलीय मात्रक का जो मान होता है वो 1.496 गुणे 10 की घात 11 मीटर होता है। आप लोग कैसे गलती कर सकते हैं बताइए। घ नंबर में देखिए, वहां पर आपको पूछा गया है प्रतिबल की विमा बताइए। लगभग सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। ml-1 t-2 होता है। तो ये प्रश्नों के उत्तर हैं कुछ इस प्रकार से जो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं।
और चौथा जो दिया गया है 5वां नंबर संपीड़ता का मात्रक होगा, तो इसमें भी अधिकांश बच्चों ने गलत किया है। आप सबने लगाया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि संपीड़ता का मात्रक नहीं होता है। संपीड़ता का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, क्योंकि संपीड़ता जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। किस चीज का? आपको जब बताया जा रहा था तो आप लोग कहां पर थे बताइए? आपको बताया गया था संपीड़ता, जब आपको पढ़ाया गया था तब आपको बताया गया था कि जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसका व्युत्क्रम संपीड़ता होता है। इसलिए इसका जो मात्रक हो जाएगा वो होगा मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। चलिए, आप सबके तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में और देखते हैं प्रश्न नंबर का क्या दिया गया है। कह रहा है प्रत्यास्थता की सीमा से क्या तात्पर्य है। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था कि किसी भी वस्तु का वह अधिकतम बिंदु जहां तक कोई वस्तु क्या होता है, प्रत्यास्थता का वह अधिकतम बिंदु जहां तक कोई वस्तु टूटने से पहले सहन कर सकती है। मतलब कोई भी बल जब वस्तु पर लगाया जाता है तो वह बल प्रत्यास्थता की सीमा के जब भीतर होता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। किसे कहेंगे? तो वह अधिकतम बिंदु जहां तक बाह्य बल लगाने पर वस्तु टूटने से पहले तक सहन कर सकती है, उसी को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। मतलब हम लोग स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो वह अधिकतम बल लगाएं जहां तक स्प्रिंग तन जाए और उसके बाद पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाए, उस स्थिति को बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। और आपको बताया गया था कि प्रत्यास्थता की सीमा में भीतर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, और जैसे ही हम लोग प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर बल लगाते हैं वो वस्तु क्या करती है, अपने अंदर के प्रत्यास्थता के गुण को समाप्त कर लेती है। मतलब प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। तो आपको इतना लिखना था कि वह अधिकतम बिंदु जहां तक बाह्य बल लगाने पर कोई वस्तु सहन कर सकती है। अधिकतम बिंदु जहां तक कोई वस्तु बाह्य बल को सहन कर सकती है, मतलब प्रत्यास्थता में वापस आ सकती है, उसे ही हम लोग प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। साथ ही साथ आपको बताना था कि जो प्रत्यास्थता होती है वस्तु में प्रत्यास्थता के भीतर बल लगाने पर प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। दूसरा पॉइंट, यदि हम लोग प्रत्यास्थता की सीमा से अधिक बल लगा दें तो वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। इतना आपको लिखना था। तो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। ख नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें आपसे पूछा है कि जो रबड़ है वो स्टील की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। आपको बताना है कि ऐसा क्यों। रबड़ स्टील की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, क्यों? तो आप लोग बताइए, यदि हम एक तरफ स्टील रख लें और दूसरी तरफ रबड़ रख लें, इसी से आपको पता चल जाएगा कि जो स्टील है वो रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। क्यों? तो हमें क्या करना है, अब इसमें इन दोनों में समान भार लटकाना है। समान भार दोनों में लटकाना है। मान लीजिए हमने इन दोनों में mg भार लटका दिया। समान भार लटकाएंगे तो बताइए समान भार लटकाने की स्थिति में इसमें कौन ज्यादा तनेगा? बताइए। यदि हमें समान भार लटकाने पर जो रबड़ है उसमें ज्यादा तनाव आएगा, और यदि हमें क्या करना है, इस बात को आप छोड़ दीजिए, समान भार लटकाने पर रबड़ में ज्यादा तनाव आएगा। अब मान लीजिए हमें समान तनाव दोनों में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक भार यदि हम लोग स्टील पर लगाएंगे, अधिक यहां पर अधिक भार लटकाने पर इसकी अपेक्षा, मतलब रबड़ की अपेक्षा स्टील में अधिक भार लटकाना पड़ेगा यदि दोनों को हमें समान रूप से तान कर रखना है। तो मतलब स्टील पर अधिक भार लटकाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, समान रूप से दोनों के आकार में परिवर्तन करने के लिए। मान लीजिए हम लोगों को एक तरफ स्टील की स्प्रिंग दी गई है और दूसरी तरफ यहाँ रबड़ है, हमें यहाँ तक लाना है दोनों को, तो बताइए इसमें अधिक भार लटकाना पड़ेगा इसकी अपेक्षा। जब
आप इसमें अधिक भार लटकाएंगे तभी ये यहाँ तक पहुंच पाएगी, यहाँ पर कम भार लटकाने पर यहाँ तक पहुंचती है। अतः हम कह सकते हैं कि स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। और बल जब हम लोग हटा लेंगे तो क्या होगा, दोनों अपनी अवस्था में पुनः आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हमें स्टील और रबड़ में इनके आकार में समान रूप से परिवर्तन करना हो तो रबड़ की अपेक्षा स्टील में अधिक भार लटकाना पड़ेगा, अतः स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। क्या कहेंगे हम लोग, यदि रबड़ और स्टील में दोनों में आकार में समान रूप से परिवर्तन करना होगा तो रबड़ की अपेक्षा स्टील में अधिक भार लटकाना पड़ेगा, इसलिए जो स्टील है वो रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है हुक का नियम लिखिए। हुक का नियम लिखिए। तो आप सबको हुक का नियम अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है कि यहाँ पर जो लघु विकृतियां होती हैं, लघु विकृतियां जो होती हैं, इनके लिए लघु विकृतियों के लिए जो प्रतिबल होता है और विकृति परस्पर क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। पढ़ाया गया है या नहीं बताइए। लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति परस्पर समानुपाती होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा है प्रतिबल इज इक्वल टू ई इंटू विकृति, और ई बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा था, प्रतिबल बटे विकृति, जिसे ई को हम लोग क्या बोल रहे थे, यहां पर हम लोग बोल रहे थे प्रत्यास्थता गुणांक, जहां ई एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इतना ही लिखना था एक नंबर में। लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति परस्पर समानुपाती होते हैं, और उसके बाद इसको इतना ही डेरिवेट करना था। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं लिखना था। आगे आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कह रहा है एक मानक मीटर की परिभाषा बताइए। यही बोल रहा है कि एक मानक मीटर की परिभाषा बताइए। घ नंबर में ध्यान दीजिए, कह रहा है एक मानक मीटर की परिभाषा बताइए। हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं कि एक मानक मीटर वह दूरी है। क्या लिखेंगे, एक मानक मीटर वह दूरी है, और उसके आगे हम ये बताएंगे कि जो अपना मानक मीटर होता है उसे हम कहेंगे कि शुद्ध क्रिप्टान 86 से जो उत्सर्जित होने वाली तरंगे होती हैं उनके कितने तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 16, 50, 763.73 इतना तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। आपको लिखना है एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टान 86 से उत्सर्जित होने वाले 16,50,763.73 तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। एक मानक मीटर की यही परिभाषा थी। एक मानक मीटर की परिभाषा थी, एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टान 86 से उत्सर्जित होने वाली 16,50,763.73 तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। और आपको इसमें जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम बताइए। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम आपको लिख देना था 3-4 नियम, कि सबसे पहले जो सभी अशून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक आपको यहाँ पर दिया गया था एक सीट जिसके माध्यम से आपको बताया गया था कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 7, 6, 5, 3 ये सभी अशून्य अंक हैं, तो इनमें कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको यहां पर लिखना था कि जो अशून्य अंक होते हैं इनके बीच में यदि कहीं पर शून्य आ जाए तो उसे हम लोग सार्थक अंक मानते हैं। क्या लिखेंगे, दो अशून्य अंकों के बीच, जैसे 2, 0, 0, 5, दो अशून्य अंकों के बीच के शून्य को हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं।
तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना था, अशून्य अंक के पीछे लगाए गए शून्य सार्थक अंक होते हैं। 3 6 4 2 0 अशून्य अंक के पीछे लगाए गए शून्य सार्थक अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 5 सार्थक अंक हैं। यहाँ पर अशून्य अंक के पीछे जो शून्य लगाए जाते हैं उनको हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। और जो 10 की घात होती है, चौथा पॉइंट, जैसे 3 गुणे 10 की घात 8, तो इस घात का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें एक ही सार्थक अंक है। समझ में आया? क्या बताया गया? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक के बाद के शून्य सार्थक अंक होते हैं। और 10 की घात का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बताइए, अशून्य अंक के पहले लगाए गए शून्य सार्थक अंक होते हैं या नहीं? पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, अशून्य अंक के पहले लगाए गए शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यहाँ पर केवल 2 सार्थक अंक हैं, केवल और केवल 2 सार्थक अंक हैं। अशून्य अंक के पहले लगाए गए शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, ये आपको यहाँ पर लिख देना चाहिए था। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया। आप इसमें से 2-3 पॉइंट भी लिख सकते थे क्योंकि केवल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 3 पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि प्रश्नोत्तर नंबर 3 क्या कह रहा है। ये आपका थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, तो चलिए हम लोग अब प्रश्नोत्तर नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें ज्यादा मार्क मिलने हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 का पहला जो है वो पूछ रहा है कि सोनार और रडार में अंतर बताइए तथा दोनों का सूत्र लिखिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि सोनार क्या होता है, उसके बाद बताएंगे कि रडार क्या होता है और यहाँ पर इसका फार्मूला लिखेंगे। तो आप सबको जैसे कि बताया गया है, सोनार क्या है, एक ध्वनि परावर्तन पर आधारित यंत्र है। सोनार का क्या है, एक ध्वनि परावर्तन पर आधारित यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग समुद्र की गहराई में स्थित जहाज, पहाड़ी आदि की दूरी ज्ञात करते हैं समुद्र की सतह से। तो मान लीजिए ये समुद्र की सतह है और यहाँ पर कोई पहाड़ी है, गहराई में कोई पहाड़ी है और हमें इस सतह से ज्ञात करना है कि गहराई कितनी ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सोनार की सहायता से तरंगे भेजेंगे। तरंगों को मान लीजिए आने में यहाँ पर d समय लगता है, d सेकंड का समय लगता है, या d दूरी तय करती है t सेकंड में, d दूरी t सेकंड में तय करती है। इस प्रकार आप लिखेंगे। तो आप सबको पता है कि तरंगे यहाँ तक आएंगी, उसके बाद तरंगे वापस जाएंगी, तब जाकर सतह पर तरंगे पहुंचेंगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो परिभाषा आपको आई थिंक पता चल गई कि एक ध्वनि परावर्तन पर आधारित यंत्र है जिसकी सहायता से समुद्र में स्थित पहाड़ी, पनडुब्बी आदि की क्या ज्ञात किया जाता है, दूरी ज्ञात की जाती है कि सतह से यह कितनी दूरी पर स्थित है। तब आप बताइए, अब हम लोग ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कितनी दूरी तय कर रही है, बराबर, देखिए जो इसका वेग होगा, ध्वनि का वेग होगा, और तय करने में जो समय लगेगा, इन दोनों का गुणनफल। देखिए ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी d और d, तो 2d है, वेग मान लीजिए v से, और समय t सेकंड लग रहा है, तब d बराबर v इंटू टी बाई 2, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। आपको समझ में आया होगा कि सोनार एक ध्वनि परावर्तन पर आधारित यंत्र है जिसकी सहायता से समुद्र की गहराई में स्थित पहाड़ी और पनडुब्बी आदि की दूरी ज्ञात की जाती है। मान लीजिए कि समुद्र की गहराई में d दूरी पर कोई पहाड़ी है। यहाँ सोनार द्वारा तरंगों को भेजने में t सेकंड का समय लगता है, तरंगे भी वेग से आएंगी, तब क्या हो जाएगा, ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी d प्लस d 2d हो जाएगा, और इंटू
यानी कि बराबर वेग, जिस वेग से तरंगे आएंगी और जितना समय लगेगा, तो 2d इज इक्वल टू वी इंटू टी, या d बराबर वी टी बाई 2। अब चलिए हम लोग इतना लिखने के बाद रडार पर चर्चा करेंगे। रडार क्या होता है? तो रडार भी एक ध्वनि परावर्तन पर आधारित यंत्र है, जिसकी सहायता से आकाश में स्थित हवाई जहाज आदि की क्या ज्ञात की जाती है? दूरी ज्ञात की जाती है। इसको किस प्रकार हम लोग प्रदर्शित करेंगे? तो ऐसे आप लिखेंगे, रडार एक ध्वनि परावर्तन पर आधारित यंत्र है जिसकी सहायता से आकाश में उपस्थित जहाज आदि की दूरी ज्ञात की जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ से अब बताते हैं कि वायुमंडल में जो स्थित जहाज है उसकी दूरी ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे? इसका फार्मूला भी इसी प्रकार होगा, d बराबर वी टी बाई 2, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रेक्षक है या फिर यहाँ पर जो रडार लगा है वो रखा हुआ है और यहाँ पर कोई जहाज उड़ रहा है। क्या करेंगे? यहाँ से इन तरंगों को भेजेंगे, तो ये तरंगे जब जाएंगी यहाँ टकराएंगी, मान लीजिए d दूरी तक तरंगे गई और उसके बाद टकरा कर वापस आने में इनको कितना समय लगता है? t सेकेंड लगता है। तब तरंगे जाएंगी, उसके बाद फिर वापस आएंगी, यानी कि 2d दूरी तय करेंगी और t समय लगेगा, v वेग से जाएंगी। तब इसका फार्मूला भी हो जाएगा वी टी बाई 2। ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ से रडार द्वारा तरंगे भेजी गई, जहाज से टकरा कर तरंगे वापस आई, 2d दूरी तय करती है, t सेकंड का समय लगता है और तरंगे v वेग से जाती हैं। तो ये भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और दोनों का फार्मूला, एक काम करता है समुद्र की गहराई में, दूसरा काम करता है आकाश की ऊंचाई में। तो ये दोनों आपके समझ में आए होंगे। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, एक परमाणु की त्रिज्या 2 एंगस्ट्रॉन है, इसको माइक्रोन में बदलिए। एक एंगस्ट्रॉन की या एक परमाणु की त्रिज्या 2 एंगस्ट्रॉन है। कितना एंगस्ट्रॉन? 2 एंगस्ट्रॉन है। इसको कह रहा है माइक्रोन में बताइए क्या होगा। तो आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की घात -10 मीटर। इसमें अधिकांश बच्चों ने 10 की घात -11 मीटर लिखा है। और एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 10 की घात -6 मीटर। अब यहाँ पर 2 एंगस्ट्रॉन है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की घात -10 मीटर, तो 2 एंगस्ट्रॉन बराबर, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर। तो 2 एंगस्ट्रॉन बराबर 2 गुणे 10 की घात -10 मीटर। और इसको माइक्रोन में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर भाग दे देंगे इससे, 10 की घात -6 से। अब ये चेंज हो गया माइक्रोन में। किसमें चेंज हो गया? अब ये चेंज हो गया यहाँ पर माइक्रोन में। ये एंगस्ट्रॉन था, ये दोनों हमने क्या किया? मीटर में बदल लिया। इसको ऊपर भेजेंगे तो 2 गुणे 10 की घात -10 गुणे 10 की घात 6, 2 गुणे 10 की घात यहाँ पर -10 और उसके बाद +6, यानी कि 2 गुणे 10 की घात -4 माइक्रोन। 2 गुणे 10 की घात -4 माइक्रोन आ जाएगा इसका आंसर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना ही आपको इसमें करना था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, चारों मूल बलों के आपेक्षिक प्रबलता की तुलना कीजिए। चारों मूल बलों की आपेक्षिक प्रबलता की तुलना कीजिए। तो आप सबको बताया गया था तुलना करना है तो उसमें मान भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले आपको बताया गया था जो प्रबल नाभिकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल ये सबसे मजबूत होता है। प्रबल नाभिकीय बल सबसे मजबूत होता है। और इससे यदि आप लोगों को इससे कम वाले की बात करनी हो तो आप बताएंगे वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल। और पुनः आ जाता है इससे कम दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। और जो सबसे छोटा होता है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। इतना तो आप लोगों को लिखना ही था, साथ ही साथ इसके आपेक्षिक प्रबलता की तुलना भी करनी थी। तो तुलना करने के लिए
आपको बताया गया था यदि हम लोग प्रबल नाभिकीय बल को 10 की घात 1 माने तब वैद्युत चुंबकीय बल 10 की घात -2 हो जाएगा, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल वैद्युत चुंबकीय बल का 100 गुना होता है। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे दुर्बल नाभिकीय बल, जो कि होता है 10 की घात -13, यानी कि इसका ये जो है दुर्बल नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बल से 13 गुना कम होता है। आई थिंक आप कह सकते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल दुर्बल नाभिकीय बल का 10 की घात 13 गुना होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात की जाए तो ये आ जाता है 10 की घात -38 गुना। तो आपको ये मान जरूर लिखना था, क्योंकि यही इसके प्रबलता की तुलना है। प्रबल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 38 गुना 10 की घात 38 गुना ज्यादा होता है। वैद्युत चुंबकीय बल से 10 की घात 13 गुना ज्यादा होता है, यानी कि 10 की घात 2 गुना ज्यादा होता है। दुर्बल नाभिकीय बल से 10 की घात 13 गुना ज्यादा होता है। ये आपको लिखना था। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जो प्रबल नाभिकीय बल है वो सबसे प्रबल होता है, उससे दुर्बल वैद्युत चुंबकीय, उसके बाद यहाँ पर दुर्बल नाभिकीय बल और सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर में अगला क्वेश्चन लिखा गया है भंजक प्रतिबल क्या होता है। क्या बोला गया है, आप लोग ध्यान देते रहिए, आप सबको क्वेश्चन शो हो रहे होंगे और आपसे पूछ रहा है कि भंजक प्रतिबल क्या होता है। तो ये होता है भंजक प्रतिबल वह अधिकतम प्रतिबल, भंजक प्रतिबल उसे कहते हैं, ये होता है वह अधिकतम प्रतिबल जिसे कोई वस्तु टूटने से पहले तक सहन कर सकती है, भंजक प्रतिबल कहते हैं। वह अधिकतम प्रतिबल जिसे कोई वस्तु टूटने से पहले तक सहन कर सकती है, उसी को हम लोग भंजक प्रतिबल कहते हैं। इतना ही आपको इसमें लिखना था कि वह अधिकतम प्रतिबल जिसे कोई वस्तु टूटने से पहले तक सहन कर सकती है, उसे ही हम लोग भंजक प्रतिबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉइसन अनुपात क्या होता है, इसके सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। पॉइसन अनुपात, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। तो पॉइसन अनुपात आप सबको अच्छे ढंग से पढ़ाया गया था कि पॉइसन अनुपात क्या होता है। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पॉइसन अनुपात। ये किस प्रकार होगा, तो आपको जो बताया गया था यहाँ पर कि जो पार्श्विक विकृति होती है और अनुदैर्ध्य विकृति होती है, इसके अनुपात को हम लोग पॉइसन अनुपात कहते हैं। पॉइसन अनुपात बराबर पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात, अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पॉइसन अनुपात कहलाता है। पॉइसन अनुपात पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर यहां हो जाएगा पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और आपको कहा गया है कि इसके सूत्र की व्युत्पत्ति भी करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक तार की जो लंबाई है, माना एक तार है हमारे पास जिसकी प्रारंभिक लंबाई यल है, और हम क्या कर देते हैं, इसके मान लेते हैं कि इसका प्रारंभिक व्यास d है। प्रारंभिक लंबाई यल है और प्रारंभिक व्यास d है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर mg भार लटका देते हैं तार पर। mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है, डेल्टा यल का जो लंबाई है, डेल्टा यल की वृद्धि हो जाती है, डेल्टा यल की वृद्धि हो जाती है। और जो व्यास है उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो ये डेल्टा डी की कमी आ जाएगी। मान लीजिए ये तार पहले था, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया,
mg भार लटकाने पर जो तार है वो पतला हो जाएगा और साथ ही साथ लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए ये L थी, अब डेल्टा L हो गई, और यहाँ पर पहले व्यास D था, अब डेल्टा D हो गया। कब? जब हमने इसमें क्या किया, mg भार लटका दिया। तो आप पहले यही लिखेंगे व्युत्पत्ति में, माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L है तथा व्यास D है, mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है और तार का जो व्यास है उसमें डेल्टा D की कमी आ जाती है। और अब यहाँ हम लोग उसके नीचे लिखेंगे जो पार्श्विक विकृति होती है, पार्श्विक विकृति ज्ञात करेंगे और अनुदैर्ध्य विकृति ज्ञात करेंगे। तो पार्श्विक विकृति बराबर आप सबको बताया गया है मोटाई में परिवर्तन, मोटाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मोटाई, प्रारंभिक मोटाई। तो पार्श्विक विकृति बराबर मोटाई में परिवर्तन डेल्टा D का हो रहा है और प्रारंभिक मोटाई D थी। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे, अनुदैर्ध्य विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा L का परिवर्तन हो रहा है, प्रारंभिक लंबाई L है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा बराबर डेल्टा D अपान D, डेल्टा L अपान L, और सिग्मा बराबर डेल्टा D L डेल्टा D, और हो जाएगा D डेल्टा L। इसका कोई मात्रक नहीं होता है और यह एक विमाहीन राशि है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक आप सब ये समझ गए होंगे कि इसको किस प्रकार से करना था। इसके लिए आपको 3 नंबर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग पहुंचते हैं। 4 नंबर कह रहा है विस्तृत प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इसमें दिया गया है कोई एक, कोई एक कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे अथवा और अथवा में करके उसमें से कोई भी एक प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जैसे चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रश्नोत्तर नंबर 4 है वो विस्तृत है, तो उसमें का जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या कह रहा है। कह रहा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, इसके सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, अथवा z बराबर, चलिए दोनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कह रहा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, इसके सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर। तो आप लोग जानते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तब हम लोग लिखेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे y से प्रदर्शित करते हैं, इसे y से प्रदर्शित करते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसकी व्युत्पत्ति कैसे करनी थी आपको ध्यान दीजिएगा। यही प्रश्न एक और क्वेश्चन में पूछा गया है। इसी के प्रश्न नंबर ग में पूछा गया है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, मात्रक एवं विमाएं लिखिए। तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 का क और साथ ही साथ 4 का ही ग, दोनों क्वेश्चन वही है और दोनों क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें मानेंगे, माना कोई तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई L है, इसमें क्या करते हैं mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L है, mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। और मान लेते हैं कि जो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना है, a है।
तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल ज्ञात करेंगे। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल क्या है? यफ। यफ बराबर यम जी, यफ अपान ए, यानी कि यम जी अपान ए है। और अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति भी हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों मानों को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। आपको पता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी mg बाई ए और अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल अपान एल। इसका हम लोग जब गुणा करेंगे इधर, और आप यहाँ जानिए कि जो हमारे पास ये है इसमें गुणा हो जाएगा mg एल अपान ए इंटू डेल्टा एल। और यहाँ पर आपको दिया गया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। इस प्रकार हम लोग mg एल अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल लिखते हैं। और जो इसका मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी विमा की बात की जाए तो ml माइनस 1t माइनस 2 होती है। इतना आपको लिखना था। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए गए हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके जो खा नंबर का क्वेश्चन दिया गया है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि z बराबर आपको दिया गया है a की पावर 4 और साथ ही साथ b की पावर 1 अपान 3। क्या क्या दिया गया है चलिए हम लोग एक बार नोट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए z बराबर a की पावर 4 और साथ ही साथ b की पावर 1 अपान 3, नीचे दिया गया है c d की पावर 2 अपान 3 है। तो कह रहा है इतना दिया गया है तो पूछ रहा है z की आपेक्षिक त्रुटि बताइए। आपेक्षिक त्रुटि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको ऊपर, तो हो जाएगा z बराबर a की पावर 4, b की पावर 1 अपान 3, c की पावर -1, d की पावर -2 अपान 3 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर लॉग दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग z बराबर लॉग a की पावर 4 b1 अपान 3, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है? तो यहाँ पर लगाया गया है गुणा का चिन्ह और लिखा गया है log c की पावर -1 d की पावर -2/3। आगे हम लोग हल करेंगे अब इसको, तो ये हो जाएगा log z बराबर log a इंटू log b होता है log a प्लस log b, a की पावर 4 प्लस log b की पावर 1 अपान 3 प्लस log c की पावर -1 और प्लस log d की पावर -2/3। अगली लाइन आई थिंक आपको नीचे दिखाई दे रही होगी। तो चलिए नीचे अभी जगह है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और आगे पुनः जब हम लोग बढ़ाएंगे तो log z बराबर a की पावर 4 है तो हो जाएगा 4 log a प्लस ये 1/3 log b, और ये कितना है? -1 है। ध्यान दीजिएगा -1 लिखा गया है, तो हम लोग इसको आगे करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और हो जाएगा log c, ये -2/3 log d हो जाएगा। पुनः हम लोग अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा डेल z अपान z इज इक्वल टू 4 और यहाँ डेल a अपान a प्लस 1/3 डेल b अपान b, माइनस लिखा है फिर भी प्लस हो जाएगा डेल c अपान c और प्लस 2/3 डेल d अपान d हो जाएगा। ये हो गया आपका आपेक्षिक त्रुटि। इतना आपको आपेक्षिक त्रुटि में ज्ञात करना था।
यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर ख पर चर्चा करते हैं। लिखा गया है प्रकृति में उपस्थित सभी मूल बलों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। प्रकृति में उपस्थित सभी मूल बलों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। यहाँ पर आपको विस्तृत चर्चा करना था, तो ये किस प्रकार करना था चलिए आपको हम बताते हैं। जो प्रबल यहाँ चारों बल हैं, प्रकृति में उपस्थित जो मूल बल हैं उन पर हम लोग चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको एक बार ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। और अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं प्रकृति में उपस्थित सभी मूल बल। आप लोग बताइए कितने मूल बल हैं। तो 4 मूल बल हैं, जिनके बारे में आपको इसके पहले कुछ वीडियो में बता दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं एक एक करके सभी बलों के बारे में। तो अपने पास है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये क्या होता है, आप इतना भी लिख देते तब भी चल जाता कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल, द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। माना हमारे पास दो द्रव्यमान m1 और m2 हैं, जिनके बीच की दूरी r है और इनके बीच जो बल लग रहा है वो F है। तो यहाँ पर जो होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, उनके अनुसार F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, यानी कि जो बल लगता है दोनों द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे लिखेंगे m1 m2 अपान r स्क्वायर। दोनों समीकरणों को हम लोगों ने क्या किया, मिला दिया। अब यहाँ पर हटाएंगे इसको तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे gm1 m2 अपान r स्क्वायर होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। g बराबर 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। और दूसरा जो अपने पास आता था विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, इसको किस प्रकार करना था, तो आप इसको बताते कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच जो बल लग रहा है वो F है और इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार जो दोनों आवेश होते हैं उनकी जो मात्रा होती है वो इस बल के अनुक्रमानुपाती तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को हम लोग पुनः मिलाएंगे। Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये होता है 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है किसका, तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आप सबसे पूछा गया था एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट की विमा बताना है, क्या बताना है, मात्रक। तो ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप सबने इसको गलत किया, आपने इस मान को यहाँ पर रख दिया, जबकि इसकी वैल्यू होती है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, क्योंकि 1/4 पाई जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये दो हो गए। तीसरा अपने पास जो था वो है प्रबल नाभिकीय बल। तो नाभिक के बीच उपस्थित, नाभिक में उपस्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। जो नाभिक होते हैं उनके बीच जो आवेश रखे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनमें लगने वाले बल को हम लोग प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। जैसे दो प्रोटॉनों और दो न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला बल। अगला है दुर्बल नाभिकीय बल। ये कहां पर लगता है, तो दुर्बल नाभिकीय बल या क्षीण नाभिकीय बल रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाभिक में लगने वाला बल।
कहां पर? रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाभिक में लगने वाला बल दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। जैसे बीटा कणों का क्षय होता है तो दुर्बल नाभिकीय बलों के कारण होता है। अगला इसी में दिया गया है त्रुटियां क्या होती हैं, सभी त्रुटियों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो आपको बताया गया था जो त्रुटियां होती हैं वो क्या होती हैं। तो जब हम लोग मापन करते हैं तो माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। आपको दो प्रकार की त्रुटियां बताई गई थी। एक त्रुटि को हम बोलते थे क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध, और दूसरी थी यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जो लगातार होती रहती हैं और यादृच्छिक त्रुटियां वे होती हैं जो अनियमित रूप से होती हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां जैसे हो गए व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि और यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब होता है जो व्यक्ति की लापरवाही से होती है या अज्ञानतावश हो जाती है उसे हम लोग व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। और यंत्रगत त्रुटि होती है यंत्र के पुराने हो जाने या खराब हो जाने से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे हम लोग यंत्रगत त्रुटि कहते हैं। इस प्रकार आपको लिखना था। और यादृच्छिक त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जो अनियमित रूप से होती रहती हैं। यादृच्छिक त्रुटियां जैसे हो गए अल्पतमांक त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि। तो ये होता है किसी भी यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटा से छोटा मान उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। और उस मापन में जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे ही हम लोग अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं, अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। और निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि, अल्पतमांक त्रुटि के बाद आता है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि होती है जो वास्तविक मान है और प्रेक्षिक मान है उसके अंतर को। निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान, ये हो गया निरपेक्ष त्रुटि। यानी कि वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? सापेक्ष त्रुटि या आपेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? हम लोग जो यहाँ पर मान निकालते हैं अल्पतमांक, अल्पतमांक, तथा जो हमारे पास आता है वास्तविक मान उसके अनुपात को, वास्तविक मान इसके अनुपात को कहा जाता है सापेक्ष त्रुटि। अल्पतमांक और वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। सापेक्ष त्रुटि बराबर जैसे सापेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपान ए होता है। ये हो गया सापेक्ष त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? तो प्रतिशत त्रुटि भी आपको लिखना था कि प्रतिशत त्रुटि होता है जब हम लोग इस सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में बदलते हैं। जैसे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि को जब प्रतिशत में बदला जाता है तो उसे ही बोला जाता है प्रतिशत त्रुटि। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? प्रतिशत त्रुटि मैक्स बराबर डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 मैक्स हो जाएगा। ये अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है। अगला आपको दिया गया है यहाँ पर किसी तार को खींचने में किया गया कार्य और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी तार को खींचने में किया गया कार्य और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपको ये बताया गया था लास्ट क्लास में किस प्रकार से इसका व्यंजक निकाला जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी तार को खींचने में किया गया कार्य और यंग प्रत्यास्थ और यहाँ पर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक किस प्रकार हम लोग प्राप्त करेंगे। शॉर्ट में आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आप सबको ये सब पढ़ा दिया गया है। आगे देखिए कह रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं किसी तार को खींचने में किया गया कार्य और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि कोई तार है जिसकी लंबाई यल है, जिसकी लंबाई यल है और F न्यूटन बल लगाने पर लंबाई में डेल्टा यल की वृद्धि हो जाती है। कोई तार है अपने पास
जिसकी लंबाई L है, F न्यूटन बल लगाने पर तार की लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग ज्ञात करेंगे औसत बल। सबसे पहले औसत बल बराबर क्या हो जाएगा, जो औसत बल है 0 प्लस F/2 यानी कि F/2 आ गया। और अब हम ज्ञात करेंगे तार को खींचने में किया गया कार्य W बराबर औसत बल यानी F/2 गुणे विस्थापन कितना हो रहा है, डेल्टा L। तो आगे हम लोग अपने आप से 1/2 गुणे F/A इंटू A गुणे डेल्टा L अपान L इंटू L, कोई परिवर्तन नहीं किया। A से A कैंसल हो जाएगा, L से L कैंसल हो जाएगा, वही आ जाएगा। आगे हम लोग लिखेंगे W बराबर 1/2 बल बटे क्षेत्रफल यानी कि प्रतिबल गुणे लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई विकृति गुणे डेल A इंटू L। और A इंटू L, A मतलब क्षेत्रफल, L मतलब लंबाई, जिसे हम लोग आयतन नाम देते हैं। 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन, प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन। यदि आयतन क्या हो, ऐसे लिखिए आयतन बराबर एकांक, आयतन कितना हो, एकांक हो, तो W बराबर 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति हो जाता है। ये इसका फार्मूला। और यही कार्य उस तार में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए U बराबर 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। इतना ही आपको व्यंजक प्राप्त करना था। ये हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी किसी तार को खींचने में किया गया कार्य और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। आगे देखिए, आपको कह रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 5 में भौतिक नियमों की प्रकृति में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किसके अनुसार, E बराबर mc² के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, यदि किसी कोई भी निकाय है जिसका रेखीय संवेग संरक्षित होता है, मतलब कोई भी निकाय यदि उस पर बाह्य बल कार्य ना करे तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है, जिसे हम लोग रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यदि कोई किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है, जिसे हम लोग रेखीय संवेग संरक्षण कहते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का मतलब क्या होता है, तो यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे, तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। साथ ही साथ द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का मतलब होता है विलगित निकाय का आवेश संरक्षित रहता है, यानी कि यदि कोई ऐसा निकाय है जो किसी दूसरे निकाय के संपर्क में नहीं है तो उसका आवेश संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि एक लेजर किरण पुंज चंद्रमा से परावर्तित होकर 2.8 सेकंड बाद वापस आती है। t बराबर 2.8 सेकंड दिया गया है, इतने सेकंड बाद वापस आती है। और c बराबर आपको पता है, v बराबर आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। d बराबर ज्ञात करना है, v का मान 3 × 10⁸ × t का मान 2.8 और बटे 2, ये कटेगा यहाँ पर तो 1.4 आ जाएगा। t बराबर यहाँ पर 4.2, 14 त्रिक 42 × 10⁸ मीटर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना ही लिखना था आपको, 5 नंबर इसके दिए जाने हैं। अगला देखिए, कह रहा है सोडियम के तरंग की लंबाई, सोडियम के तरंग की लंबाई 5896 एंगस्ट्रॉन है, तो इसे नैनोमीटर में बदलना है। अब आप लोग बताइए कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है,
तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर यदि आप लोग हमें बताइए तो हम बता देते हैं आपको कि नैनोमीटर में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। तो आपको अभी अभी पढ़ाया गया कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर होता है ना। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की घात -10 मीटर और एक नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। तो इतना एंगस्ट्रॉन बराबर 5 8 9 6 गुणे 10 की घात -10 मीटर बटे 10 की घात -9 मीटर। ऊपर जाएगा 5 8 9 6 गुणे 10 की घात -10 गुणे 10 की घात 9, ये कैंसिल होगा तो 5 8 9 6 गुणे 10 की घात 10 अकेले हो जाएगा और माइनस में। जब ये माइनस में है तो इसे हम लोग यहाँ पर दशमलव एक तरफ इधर लाएंगे और जब हम लोग दशमलव यहाँ पर लाएंगे तो 5 8 9 और दशमलव हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 5 8 9.6 नैनोमीटर। 5 8 9.6 नैनोमीटर आपको ये प्राप्त हो जाएगा। इतना आपको यहाँ पर करना था। आगे देखिए इतना नैनोमीटर आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर में आखिरी सोनार द्वारा प्रेक्षित पराश्रव्य तरंगे समुद्र के भीतर स्थित चट्टानों से परावर्तित होकर 4.4 सेकंड बाद प्राप्त होती हैं। 4.4 सेकंड बाद वापस प्राप्त होती हैं। यदि जल के भीतर पराश्रव्य तरंगों की चाल v बराबर 6500 मीटर प्रति सेकंड हो तो समुद्र के ऊपरी पृष्ठ से गहराई ज्ञात कीजिए। d बराबर VT/2, v का मान है 6500, 4.4 बटे 2 ये हो जाएगा 2.2 और यहाँ डबल जीरो लगेगा। 65 में हम लोग 2.2 से यदि क्या करेंगे गुणा तो 2 पंचे 10, 2 छम 12, 1 13, ये हो जाएगा 0 3 4 इतना आएगा 14300। और देखिए एक अंक पर दशमलव लगा है तो एक अंक पर दशमलव यानी कि 14300 मीटर की गहराई है। इस प्रकार आपका जो सारा प्रश्न था कंप्लीट हो गया आपके प्रश्न पत्र से। और आप सबको आई थिंक ये अच्छे से समझ में आया होगा कि पूरा मार्क आप सबको क्यों नहीं मिला और कैसे आप सब करते तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाता। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इसका एनालिसिस करेंगे। आपको एनालिसिस दिया गया है, आप लोग अपने आप से पुनः एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आया है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।